नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में, और ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का, जहां सबसे पहले आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से आपको खबरदार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, और इसी विश्वास की नई किश्त महाराष्ट्र से आई है। हमारे देश में लगातार 3 बार मोदी सरकार, हमारे देश के 20 राज्यों में एनडीए की सरकार, केरल तक में बीजेपी की जीत, तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में कमल खिलने के बाद आज महाराष्ट्र में भी नया इतिहास रचा गया। आज हम आपको पहले 5 बड़ी खबरें बता दें। महाराष्ट्र के शहरों के सबसे बड़े चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के 29 में से 25 नगर निगम में जीत का दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जिस मराठी मानुष के मुद्दे पर ठाकरे परिवार की राजनीति अब तक होती आई है, वो मुद्दा मुंबई में चल नहीं पाया है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आकर भी बीजेपी को पहली बार बीएमसी में कमल खिलाने से नहीं रोक पाए हैं। और 5वीं बड़ी खबर यह है कि राजनीतिक घरानों की उनकी गढ़ों में स्थापित राजनीति को बीजेपी गठबंधन ने हिलाकर रख दिया है। बता दिया है कि लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका यानी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अब महाराष्ट्र में बीजेपी ही सबसे आगे है, सबसे बड़ी पार्टी। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 46 साल पहले जिस अरब सागर के किनारे मुंबई में बीजेपी के पहले अधिवेशन में अंधेरा छटने, कमल खिलने की बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की, उसे पार्लियामेंट से पंचायत तक पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हैं, जिसका विजयी ढोल अब की महाराष्ट्र में बजा है। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जहां मुंबई में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। नागपुर से पुणे तक बीजेपी गठबंधन ने भगवा लहराया है। अब की बार महाराष्ट्र में अपना ही रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ रही है। राजू मामा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तब महाराष्ट्र में पहले 288 नगर परिषद, नगर पंचायत में से 207 पर जीत बीजेपी गठबंधन ने हासिल की। अब 29 नगर निगम में 20 से ज्यादा पर विजय पताका फहरा दी। प्रधानमंत्री मोदी के पंचायत से पार्लियामेंट तक वाले मंत्र पर जनता की मुहर लगी है। पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। गांव से लेकर शहरों तक के स्थानीय चुनाव में बीजेपी अब महाराष्ट्र के भीतर वो धुरी बन चुकी है, जहां महाराष्ट्र के लोकल में भी बीजेपी ही वोकल है। ये साफ हो गया क्योंकि बीजेपी ने एक साथ बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के गढ़ों को इस चुनाव में ढहा दिया। सहकारी से सरकारी तक फॉर्मूले पर चलने वाला पवार परिवार एक होकर भी अपने किले को बचाने में नाकाम रहा।
मराठी मान हिंदू स्वाभिमान के मंत्र से चलने वाला ठाकरे परिवार भी एक होकर अपने गढ़ को बीजेपी के आगे सुरक्षित नहीं रख पाया। यहाँ तक कि कांग्रेस, जिसने पूरे राज्य में अलग अलग साथियों संग चुनाव लड़ने के तमाम प्रयोग किए, वो भी अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। जबकि पिछली बार 27 नगर निगम के रहते 15 निगम जीतने वाली बीजेपी ने अपने गठबंधन के साथ 25 जगह कब्जा कर लिया। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने रिस्क वाली राजनीति पर जोर दिया। आप सोचेंगे कैसे? तो इसलिए पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है, वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। किस तरह का रिस्क महाराष्ट्र में बीजेपी ने लिया, इसको समझिए। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने दिया था। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में कमबैक करने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ने पूरी तरह से चुनौती स्वीकार करके जवाब दिया। पहला जवाब ठाकरे परिवार को दिया गया। जिस मुंबई में अब तक ठाकरे परिवार का सूरज उगता आया, वहां मुंबई में बीजेपी का पहली बार अपना मेयर होगा। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है और नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था, वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा हो, उसके बाद नगर परिषद के चुनाव हो या अब नगर पालिका के चुनाव हो, म से मराठी, म से महिला और म से मिशन और विशन के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारी महायुति के नेता एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं, डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। दूसरा जवाब पवार परिवार को दिया। शरद पवार, अजीत पवार एक होकर भी अपने गढ़ पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने जो देश में और महाराष्ट्र में विकास के लिए बहुत सहकार या सहयोग किया है, उसी तरह से हमारे देवेंद्र जी ने जो किया है, हमारी युति ने जो किया है, उसकी जीत है। लोगों ने हमें मत दिया और हमारा विकास आंखों से दिखता है। इस तरह पवार परिवार को बीजेपी ने साफ कर दिया कि एकजुट होकर भी अब बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा जवाब कांग्रेस को दिया। जो कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में जीती, उसे पिछली बार जीते 5 नगर निगम से घटाकर 3 पर बीजेपी ने ला दिया। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। आपण या निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जो विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे तोच अजेंडा घेऊन आपण जनतेमध्ये गेलो होतो आणि या विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे। महाराष्ट्र में 29 में से 25 नगर निगम पर बीजेपी की जीत से ही आगे की तस्वीर साफ होती है। पता चल गया कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष और साथियों के भी तमाम प्रयोग धरे के धरे रह गए। पार्लियामेंट से पंचायत तक बीजेपी का वर्चस्व साफ अब महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। बीएमसी में ठाकरे परिवार की हार ने एक बार फिर ये बता दिया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक प्रयोग नहीं चल पा रहे हैं। जैसे 2006 में राज ठाकरे के अलग होने के बाद 2026 में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ साथ आए। 20 साल बाद बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में हुआ ये प्रयोग फेल हो गया और ये पहला विपक्षी प्रयोग नहीं है जो नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ रंग लाने से पहले उतर गया। इससे पहले 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस और शरद पवार साथ आए, लेकिन एनडीए ने भारी बहुमत से सत्ता हासिल की। प्रयोग यहां भी नहीं चला। ये बात बिल्कुल अलग है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यही विपक्षी गठबंधन राज्य में चला, लेकिन इसका असर जल्द ही खत्म हो गया। दिल्ली में 2024 में ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पहली बार साथ आए, लेकिन 2014 से बीजेपी का दिल्ली में क्लीन स्वीप लगातार जारी है। 7 की 7 सीट दिल्ली में बीजेपी जीतती आ रही है। इससे पहले 1995 के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में यानी कि 24 साल बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 64 सीटें जीती, गठबंधन 15, जबकि 1 सीट कांग्रेस जीत पाई। तो लगातार इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रयोग भी बीजेपी के खिलाफ यहां पर नहीं चला। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी पहली बार एक साथ आए। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के वाला नारा यहां पर लगा, लेकिन एनडीए 325 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल रही। 2 लड़कों का फॉर्मूला चुनाव में विपक्ष को सत्ता नहीं दिला पाया। हालांकि यहां अब 2024 में उत्तर प्रदेश के भीतर जरूर सीटें बीजेपी से अधिक मिली, इसी फॉर्मूले को मिली, लेकिन क्या आगे 2027 में इसी प्रयोग को फिर से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष दोहरा पाएगा? 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने एनडीए को झटका दे दिया था। 48 में से 30 लोकसभा सीटें तब विपक्ष जीत गया था, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र का नारा देने वाले पीएम के विश्वास को बहुत जल्द फिर से देवेंद्र फडणवीस मजबूत करने में जुट गए और परिणाम यह रहा कि अब मुंबई से नागपुर तक, पुणे से नासिक तक, नागपुर से सोलापुर तक केवल बीजेपी का परचम लहरा रहा है। हिंदुत्व, विकास और रणनीतिकार के विजयी त्रिकोण के साथ जीत की ज्योमेट्री देवेंद्र फडणवीस ने रच दी। जीत महाराष्ट्र में हुई, विजय की आतिशबाजी मुंबई से 1600 किलोमीटर दूर रांची में बीजेपी के दफ्तर के बाहर होती है। यह वीडियो दिखाकर बताना जरूरी है कि 2026 की शुरुआत में ही बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली जीत के पटाखे दूर तक चल रहे हैं, तो इसका क्या सियासी मनोवैज्ञानिक असर बंगाल और असम के चुनाव तक नहीं पहुंचेगा? और अगर पहुंचेगा तो फिर महाराष्ट्र की इस जीत के नायक वो देवेंद्र फडणवीस है, जिनके लिए प्रधानमंत्री तक कहते रहे नरेंद्र और देवेंद्र मतलब 1 और 11। दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया, अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं
तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। 2013 में जब देश में लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात से दिल्ली की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा तेज हुई, 13 साल पहले तभी महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभाली और 2014 में दिल्ली नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। तब नारे लगे, दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा घोटालों को जनता के सामने खुले में लाने का अगर सफल प्रयास किसी ने किया है तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि ने कहा है, जितनी बधाई मैं देवेंद्र जी को देता हूं उससे ज्यादा देवेंद्र को जनप्रतिनिधि बनाने वाले नागपुर की जनता को देता। इसी भरोसे के साथ देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में महाराष्ट्र में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 49 साल बाद प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया। जमकर टिक कर खेलने की राजनीति के माहिर देवेंद्र फडणवीस ने इस बार भी महाराष्ट्र में मिली चुनौती को स्वीकारा, पार्टी को जीत दिलाई। तो इसकी वजह 3 है: हिंदुत्व की धार, विकास की रफ्तार और मंझे हुए रणनीतिकार। ये वो 3 तीर हैं जिसके साथ देवेंद्र फडणवीस का हर निशाना सटीक लगता आ रहा है। आमचा जो कार्याचा आत्मा आहे, आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे, हा हिंदुत्ववाद आहे। हिंदुत्ववादी आम्ही आहोतच, याबद्दल आम्हाला अतिशय अभिमान आहे। आणि या हिंदुत्ववादाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं हिंदुत्व आणि विकास यांना वेगळं करता येणार नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज हा जो काही आमचा आत्मा आहे, या आत्म्यानेच आम्हाला जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवलेला आहे। जसं मी वेळोवेळी सांगितलं, आम्ही संकुचित हिंदुत्व मानणारे लोक नाही आहोत, आम्ही व्यापक हिंदुत्व मानणारे लोक आहोत। आमच्या हिंदुत्वामध्ये सगळ्यांचा समावेश आहे। जो जो या भारताच्या संस्कृतीला आपली संस्कृती समजतो, भारतीय प्राचीन जीवन पद्धतीला जो आपली जीवन पद्धती मानतो, त्याची पूजा पद्धती काही असली तरी त्या सगळ्या लोकांना आम्ही आमच्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येमध्ये या ठिकाणी घेतलेला आहे। विकास का बैट हाथ में लेकर हिंदुत्व की पिच पर महाराष्ट्र में आरएसएस के पुराने पसंदीदा राजनेता देवेंद्र फडणवीस हमेशा तेज बैटिंग करते आ रहे हैं। इसका उदाहरण विधानसभा चुनाव में दिख चुका है, जब वोट जिहाद देवेंद्र फडणवीस ने याद कराया। फिर वोट जिहाद के बदले वोट से ही धर्म युद्ध की बात की। बटोगे तो कटोगे नारे को जरूरी कहा। अजित पवार ने जब विरोध किया तो कहा, नारे का मतलब बाद में समझ आएगा। इसी तरह की नगर निगम चुनाव के दौरान जब हिजाब वाली मेयर का मुद्दा उठा तो देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर कहा, मराठी मेयर होगा, हिंदू मेयर होगा। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। देवेंद्र फडणवीस तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो तक में साफ साफ लिखते हैं, राम सेवक, कार सेवक, महाराष्ट्र सेवक। देवेंद्र फडणवीस का जागो हिंदू गीत हर चुनाव में चर्चा में आता है, जो उन्होंने जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में गाया था। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। महाराष्ट्र में एक तरफ हिंदुत्व की धार देवेंद्र फडणवीस देते रहे तो 2024 लोकसभा चुनावों के बाद इस रणनीति पर काम करते रहे कि हाइपर लोकल मुद्दे यानी स्थानीय मुद्दों पर जोर देंगे। इसलिए बीजेपी गठबंधन ने 29 पॉइंट का घोषणा पत्र तक दिया, जिसमें सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा पर फोकस रहा, जबकि मुंबई में मराठी के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान राज और उद्धव ठाकरे देते रहे।
होता है गाने की कहानी और असली भाव इसी में होता है, क्योंकि वो गाने की नींव होता है। और इसी तरह की राजनीतिक नींव ठाकरे परिवार के लिए मुंबई का बीएमसी है, जिसे बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उदय का केंद्र माना जाता है। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार की शक्ति को इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने ही बीएमसी के अब तक 6 मेयरों का चुनाव किया। एक समय ऐसा था जब मुंबई और बीएमसी में कांग्रेस की तूती बोला करती थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंक कर मुंबई को अपनी ओर, अपनी राजनीतिक दल की राजनीति का केंद्र बनाया। 3 दशक बाद जिस किले की नींव बाला साहब ठाकरे ने रखी, उस किले को बचाने की जिम्मेदारी अब की बार उनके बेटे उद्धव और उनके भतीजे राज ठाकरे के कंधे पर आई। If your guests come from other states or abroad, let us see that this is my city, this is my Mumbai, and we will try our level best to keep it clean. That's all. शिवसेना की कहानी के समानांतर बाला साहब की कहानी भी चलती है, जिसका केंद्र मुंबई रहा। इंग्लिश, मराठी, तमिल, पंजाबी, भांगड़ा खेल सकता हूँ, लेकिन बात नहीं कर सकता हूँ। ठाकरे परिवार के लिए मुंबई कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहले काम किया गया था, वो बंबई का नाम मुंबई करना। पॉलिटिक्स में आ गया, और जब तक देखो मुंबई महानगर पालिका वो हाथ में जब आई, तब कोई शुरुआत होगी। इससे तो दूसरी जंप मारी हमने। साल 1968 में पहली बार बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने बीएमसी में चुनाव लड़ा और 42 सीट जीती। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति का विस्तार किया। Why you treat Muslims as a separate thing, as a minority? What is minority? All we accept that we are the citizens of this country. बाला साहब ठाकरे की राजनीति 2 बड़े मुद्दों पर टिकी रही। एक तरफ मराठी अस्मिता, दूसरा कट्टर हिंदू पहचान। I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? बाला साहब ठाकरे ने देखते ही देखते शिवसेना को मुंबई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति बना दिया, जिसके बीएमसी में 6 मेयर रहे। बांग्लादेश के मुसलमान आ चुके, इतनी झोपड़पट्टियां उनकी फैली जा रही हैं। जहाँ जहाँ कोई प्लॉट होता है, उस पर धीरे सीधे वो कर देते हैं, आराम से। कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई मन में डर है कि यहाँ एक कानून है। बाला साहब ठाकरे के अंदाज से जो शिवसेना की पहचान बनी, वो बीएमसी में बरकरार रही। इसलिए राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, पिछले 3 दशक से मुंबई का मेयर शिवसेना का ही बनता आया। लेकिन इस बार ठाकरे परिवार को यहाँ झटका लगा है। निकालाच्या निमित्ताने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो, कारण त्यांचाही आशीर्वाद हा आपल्या महायुतीच्याच पाठीशी होता आणि म्हणून हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, उसके बाद ठाकरे परिवार के लिए बीएमसी का चुनाव करो या मरो वाला रहा। शिवसेना की शुरुआत शहरों से हुई और मुंबई ने उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई, लेकिन वो भी अब ठाकरे परिवार के हाथ से निकल गई। जबकि इस किले को सुरक्षित रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को 20 साल बाद साथ लिया। तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि राज ठाकरे उद्धव के कितने काम आएंगे, ये बड़ा सवाल था, क्योंकि विधानसभा चुनावों में दोनों बुरी तरह धराशायी हुए। उद्धव की पार्टी ने 288 में से सिर्फ 20 सीटें जीतकर सबसे खराब प्रदर्शन किया था। कुछ राजनीतिक जानकारों ने इसके लिए साल 2019 में विचारधारा से समझौता करके कांग्रेस और पवार का हाथ थामने को इसकी वजह कहा। इससे उद्धव मुख्यमंत्री तो तब जरूर बने, लेकिन अपने पिता की कट्टर हिंदुत्व वाली पहचान से बिल्कुल उलट चले गए और पहले विधानसभा चुनाव और अब बीएमसी में गच्चा खा गए। That you always branded us as Hitlers and this and that. What about the Muslims? When they lock out the people in Jogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that.
2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के लिए इकबाल मूसा ने प्रचार किया, उससे वो कटघरे में आ गए, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बिल्कुल उलट था। आतंकवादी इकबाल मूसा जो 93 ब्लास्ट में दोषी पाया गया, ये इकबाल मूसा मुंबई में जब लोकसभा के चुनाव शुरू थे तब यूबीटी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए 93 के बम ब्लास्ट का कन्विक्ट यहां पर उनका प्रचार करने आया था। बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे बांद्रा पूर्व से सना हाजी अलीम खान को पार्षद का टिकट देने पर निशाने पर रहे। उनके विरोधियों ने उद्धव ठाकरे पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया। जन्म से प्रॉपर्टी मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। जिन चीजों के लिए बाला साहब ठाकरे जी को पहचाना जाता था, उन सारी चीजों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो छत्रपति संभाजी नगर में रशीद मामू जैसे व्यक्ति को शिवसेना ने अपनी पार्टी में लिया। मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में लिया, मुझे बताइए अगर बाला साहब ठाकरे जी जीवित होते तो क्या रशीद मामू को अपनी पार्टी में लेते? मुंबई में ठाकरे परिवार की ताकत, उसका निचले मध्यम वर्ग और झुग्गी झोपड़ियों में गहरा प्रभाव रहा। बाल ठाकरे की वजह से शिवसेना एक ऐसा सामाजिक नेटवर्क खड़ा करने में कामयाब रही जिसकी वजह से मुंबई का एक बड़ा वर्ग ठाकरे परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानता आया। शिवसेना की शाखाएं दशकों से जमीनी स्तर पर सामाजिक केंद्र की तरह काम करती रही, जो लोगों के स्थानीय झगड़े, पारिवारिक विवाद और आर्थिक परेशानियां सुलझाने में मदद करती थी। यही वजह है कि पिछले 3 दशक से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ठाकरे परिवार हार के बावजूद मजबूत बना हुआ है। और एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, बीएमसी चुनाव में रात 8 बजे तक के रुझान हमें मिल चुके हैं और उन रुझानों में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे आगे है, बनी हुई है। अब तक जो 8 बजे तक रुझान आए हैं उसमें 110 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो यूबीटी प्लस को, शिवसेना यूबीटी को 70 सीटों पर बढ़त मिली है। कांग्रेस अब 23 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये रात 8 बजे तक के, यानी कि अब से कुछ देर पहले तक के रुझान है। मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अब कमोबेश अब यही स्थिति रहेगी या कुछ इसमें बदलाव हो सकता है? देखिए सईद, लगभग यही स्थिति रहेगी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर सीट्स जो है वो काउंट हो चुकी है। 10 से 15 सीटें ऐसी है जिसमें काउंटिंग या जिसके ट्रेंड्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि महायुति के खिलाफ जो वर्डिक्ट है वो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि जो विपक्ष है, यानी कि जो शिवसेना यूबीटी है, वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर निकल कर सामने आए हैं और उनका परफॉर्मेंस इतना भी खराब नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, अरविंद सावंत यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के नेता जो हमारे साथ आए दिख रहे हैं इस वक्त मातोश्री में जाते हुए, तो मातोश्री पे हलचल बढ़ रही है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कह रहा था कि इतने खराब रिजल्ट नहीं आए हैं। आप महायुति का टोटल डेटा और उद्धव ठाकरे और एमएनएस का देखेंगे तो 20 सीटों का फर्क जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये जो आप कह सकते हैं महायुति का मेयर जो है वो मुंबई में बनने जा रहा है। बहुत धन्यवाद मुस्तफा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। 8 बजे तक के रुझान अभी तक हमें मिल चुके हैं। और अब दुनिया की बड़ी खबर, ईरान में फांसी का खतरा टला है या सिर्फ टाल दिया गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के दावे और ईरान के सख्त चुप्पी के बीच सड़कों पर उबाल ईरान में बंधा हुआ है। इंटरनेट बंद है, प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में जुबानी हमले हुए हैं। ईरान अमेरिका टकराव से पहले की यह खामोशी क्या किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्योंकि ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। ईरान में जो विरोध देखा जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं मारे गए। सवाल है कि ईरान में हुए कत्लेआम के पीछे खामनेई है या मोसाद? आखिर ईरान में हजारों मौत का जिम्मेदार कौन है? ईरान का आरोप है कि इजराइल की मोसाद और ब्रिटेन की MI6 के एजेंट्स ने मिलकर कत्लेआम को अंजाम दिया है। वहीं पश्चिमी मीडिया ईरान में खामनेई के इशारे पर कत्लेआम करवाने के दावा करते नहीं थकती। ऐसे में सवाल आता है कि ईरान में कत्लेआम का सच क्या है?
ईरान में खुलेआम सर्वोच्च नेता और उसके इस्लामिक कट्टरपंथियों पर सीधे हमले हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ईरान की सरकार का दावा है कि इसके पीछे इजराइल और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। अपने दावे के पक्ष में ये वीडियो दिखाया जाता है। सबूत के तौर पर ईरान का रक्षा मंत्रालय ये वीडियो जारी करता है, जिसमें कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारी एक गाड़ी को तोड़ रहे हैं, एक गाड़ी पर ही कूद रहा है। प्रदर्शनकारी बारी बारी से एक बुजुर्ग को पीटते हैं, फिर उसकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। प्रदर्शनकारी गाड़ी में आग लगाने के बावजूद उस पर पथराव करते रहते हैं। ईरान की सरकार का दावा है कि सिर्फ $300 देकर जासूसी करवाई जा रही है। हर हत्या के लिए $3,300 और हर गाड़ी जलाने के लिए $1,300, हर पुलिस स्टेशन जलाने के लिए $530, परेशान करने के लिए $100। इन सब का मकसद मौत की संख्या को बढ़ाना था, ताकि ईरान की सरकार को बदनाम करके अमेरिकी हमले को जायज ठहराया जाए। ईरान का दावा है कि पिछले साल जून में जब ईरान पर हमला हुआ था, तब एक बड़े आतंकवादी सेल को पकड़ा गया, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मस्जिदों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। इन समूहों को कथित तौर पर विदेशी ताकतें ड्रोन और विस्फोटक भेज रही थी। देश और दुनिया ने शायद इतनी बड़ी तादाद में ईरान के लोगों को अपनी सरकार और सेना के खिलाफ लड़ते देखा, जिसमें ईरान को विदेशी हाथ नजर आता है। ईरान के खुफिया विभाग का आरोप कि मोसाद और अन्य एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए ईरान के नौजवानों को फंसाते हैं, उन्हें फोटो खींचने, रेकी करने जैसे छोटे छोटे कामों के पैसे दिए जाते हैं। बाद में इन्हीं नौजवानों को बड़ी साजिश का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया में ईरान में हुए कत्लेआम के लिए ईरान की सरकार की तरफ उंगली उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि विद्रोह को दबाने के लिए अब मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को परेशान किया जा रहा है। दावा है कि ईरान के मुल्लाओं के गुर्गे मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने से तब तक इनकार कर रहे हैं, जब तक वे शासन के समर्थन में बयान जारी नहीं करते। दावा यह भी है कि प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को अपनों के शव लेने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। या तो वो करीब 7.5 लाख रुपए बुलेट फीस के रूप में अदा करें, या फिर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि उनके प्रियजनों को आतंकवादियों ने मार दिया। ईरान इंटरनेशनल का यह भी दावा है कि सरकारी गुंडों ने परिवारों को यह आदेश दिया कि वो अपनों के शवों को सुबह तड़के 4 बजे से पहले दफना दें, ताकि आगे और अशांति न भड़के। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता का पुराना बयान पेश किया जा रहा है, जिसमें वो राजद्रोह रोकने में कत्लेआम को सही ठहराते हैं। तो सवाल बरकरार है, ईरान में कत्लेआम किसके इशारे पर हुआ? क्या अमेरिका के इशारे पर विद्रोह भड़काया गया और लोगों को मरवाया गया ताकि ईरान पर हमले का मौका मिले, या फिर ईरान की सरकार ने सत्ता के लिए अपने ही लोगों को मारने का नया रिकॉर्ड बना डाला है? अमेरिका और ईरान के बीच डील के भी दावे हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, कतर जैसे खाड़ी के देशों ने ट्रंप को हमला न करने के लिए मना लिया है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के पीएम को फोन करके मध्यस्थता करने की पेशकश की है। मतलब ईरान पर हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप पर चौतरफा दबाव है। लेकिन ट्रंप कब तक चुप रहेंगे, ये वो खुद नहीं जानते। क्या अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करेगा? और अगर हमला हुआ तो ईरान क्या पिछली बार से ज्यादा ताकत से पलटवार करेगा? पिछले साल जून में ईरान ने इजराइल के हमले का जिस तरह से जवाब दिया, उसने बता दिया कि ईरान के पास भले ही ताकतवर वायुसेना ना हो, लेकिन उसके पास मिसाइल का बड़ा जखीरा है, जो दुश्मन की तबाही के लिए काफी है। लेकिन इस बार ईरान की सीधी टक्कर अमेरिका से है। सवाल है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर ईरान क्या पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देगा? इसे लेकर ईरान से आ रही धमकी बिल्कुल सीधी है। मध्य पूर्व में अमेरिका के अलग अलग देशों में सैन्य ठिकाने हैं, इसलिए किसी भी हमले की सूरत में ईरान सबसे पहले और सबसे ज्यादा ताकत से इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपना सबसे तगड़ा युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना कर दिया, जो अकेले ईरान की सेना को तबाह कर सकता है। आपके सामने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जो इस वक्त दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व के रास्ते में है। माना जा रहा है कि 18 जनवरी तक ईरान के पास पहुंच जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत है, जिसमें एक सुपर कैरियर, 3 से 6 डिस्ट्रॉयर, 1 से 2 पनडुब्बी, 7 से 8 हजार सैनिक,
65 से 70 F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइल से लैस ये युद्धपोत अकेले ही ईरान के एयरबेस, नेवी, तेल डिपो और परमाणु ठिकानों पर हमला बोल सकता है। इसके अलावा एक और युद्धपोत निमित्ज क्लास फोर्स भी ईरान की तरफ भेजने की बात सामने आ रही है, जिसमें 1 कैरियर, 5 जहाज, 90 विमान और 5000 सैनिक शामिल हैं। ये सारी तैनाती और तैयारी बता रही है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और नौसेना वाला अमेरिका धीरे धीरे ईरान की घेराबंदी कर रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है। फॉक्स न्यूज से एक बड़े अमेरिकी अफसर ने बताया है कि अमेरिका आने वाले दिनों और हफ्तों में मिडिल ईस्ट में अलग अलग मिलिट्री सामानों की बड़े पैमाने पर तैनाती की तैयारी में है, जिसमें अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम लगाना भी शामिल है। ये कदम ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री विकल्पों के लिए जमीन तैयार करने के तहत हैं। एक अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देते हैं तो इसे अमेरिका का आक्रामक रवैया माना जाएगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका पिछले साल जून में ईरान पर किए हमले के बराबर या फिर उससे ज्यादा बड़ी तैयारी करने में जुटा है। पिछली बार की तरह इस बार भी हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर C-17 ट्रांसपोर्ट विमानों की बड़ी आवाजाही देखी जा रही है। ताजा खबर है कि अमेरिका ईरान से 3000 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट बेस डियागो गार्सिया है, जहां पर अमेरिका के 4 एयरफोर्स के कार्गो विमानों के उतरने की खबरें हैं, जिसे ईरान पर हमले की तैयारियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, वहीं ईरानी सेना ने अपनी रक्षा के लिए रूस के S-400 और चीन के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम पर दांव लगाया है। हालांकि वेनेजुएला में जिस तरह से चीनी हथियार बेकार साबित हुए, उसे देखते हुए चीन को डर सता रहा है कि हमले की सूरत में उसके HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल जाएगी। यही नहीं, रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी इस हमले के दौरान परीक्षा हो सकती है। रूस की तरफ से भी मध्यस्थता की कोशिश हो रही है। पुतिन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है। रूसी मीडिया में इन फोन कॉल्स की काफी चर्चा है। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए लगातार सक्रिय हैं और हालात को बिगड़ने से रोकने के मकसद से 24 घंटे कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारे देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। राफेल विमान को लेकर यह खबर है। 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद हो सकती है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हम फ्रांस से 114 और लड़ाकू विमान अब खरीद सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर यह बड़ी खबर राष्ट्र से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत और फ्रांस फरवरी में प्रस्तावित मोदी मैक्रोन बैठक के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रख रहे हैं। दावा है कि भारत की 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद योजना ने अपना पहला महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। खबर यह भी है कि रक्षा खरीद बोर्ड ने प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। अब ये मामला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट सुरक्षा समिति से इसकी अंतिम स्वीकृति ली जाएगी। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ है। शिवानी, कितनी महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए, और शिवानी, हमारी शक्ति, सैन्य शक्ति और कितनी बढ़ेगी? देखिए सईद, आपको बता दूं कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को बहुत ही अर्जेंटली अपने फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और इसी वजह से पिछले कई समय से भारतीय वायुसेना डिमांड कर रही थी कि उसे नए विमान चाहिए। और रफाल की जहां तक बात करें तो रफाल एक ऐसा विमान है जिसे भारतीय वायुसेना इस्तेमाल भी कर रही है, भारतीय नौसेना के पास भी है। तो अब जो ये हुआ है, इसमें ये डील जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जो पहला अहम चरण होता है, जिसमें जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह हैं, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया है। उसके बाद इसे डीएसी और सीसीएस में पास किया जाएगा और उसके बाद ये डील पक्की होने की संभावना है। तो पहला कदम इसने पार कर लिया है। सही, बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने दी है शिवानी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर में चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाइयां छू रहे हैं। चांदी अब जबरदस्त कीमती हो गई है और इसी कीमत को जब भोपाल में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी डी.के. गौतम में बुनाने की कोशिश की तो उन्हें झटका लगा, क्योंकि उनका सिक्का नकली निकला। बात सिक्के की नहीं थी, बात रिटायरमेंट जैसे महत्वपूर्ण दिन मिले सम्मान की थी। हैरानी की बात यह है कि ऐसा कई कर्मचारियों के साथ हुआ
जांच हुई तो पता चला कि इंदौर की एक कंपनी ने रेलवे को 3600 से अधिक सिक्के सप्लाई किए, जिनमें से उसने प्रति सिक्के पर 2500 रुपए का चूना रेलवे को लगा दिया। अब इसकी जांच चल रही है। इनसे मिलिए, ये डी.के. गौतम है, जो पिछले साल अगस्त में रेलवे से रिटायर हुए। रिटायर होने पर हर आदमी खुश होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है। डी.के. गौतम भी खुश थे, लेकिन इनके हाथ में दिख रहे सिक्के ने काम बिगाड़ दिया। सवाल है कैसे? अगस्त माह में रेलवे से रिटायर हुआ। यह सिक्का रेल कर्मचारियों को उनकी आयु 60 वर्ष होने पर सेवानिवृत्ति के समय रेलवे द्वारा सम्मान के तौर पर मंडल रेल प्रबंधक यानी DRM महोदय देने का काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है उसे फूल, माला, गुलदस्ते से सम्मानित किया जाता है। डी.के. गौतम को रेलवे ने इससे आगे जाकर जब एक चांदी का सिक्का इनके हाथ में दिया तो खुशी में इजाफा हुआ। इनकी तरह रेलवे से 36 साल बाद रिटायर हुई नुसरत जहां भी खुश थी। इन्होंने भी उस सिक्के को रेलवे की याद के तौर पर सजा कर रखा, लेकिन जब एक दिन रेलवे की तरफ से दिए गए इस चांदी के सिक्के की हकीकत पता चली तो सारी जिंदगी रेलवे को देने वाले ये रिटायर्ड कर्मचारी झटका खा जाते हैं। जांच में पता चलता है कि जिस सिक्के को इनके जैसे तमाम रेलवे से रिटायर हुए लोगों ने अपने रिटायरमेंट के दिन पाकर खुशी जताई, वो सिक्का नकली है। उसमें चांदी नाम मात्र की है, बाकी तांबा है। सुनने में आया है रेलवे की तरफ से भी कंप्लेंट हुई है, जांच चल रही है और उसमें जो जांच रिपोर्ट कराई गई उसमें 99% इसमें तांबा मिलने का काम हुआ, जबकि जो रेलवे के अनुसार यह 20 ग्राम चांदी का सिक्का है और गोल्ड प्लेटेड सिक्का रहता है। इसी तरह का धक्का भोपाल में रहने वाली और रेलवे से रिटायर नुसरत जहां को भी लगा है। आज तक ने जब उनसे बात की तो रेलवे की तरफ से किए गए धोखे से आहत दिखी। जब हमें दिया गया था तो चांदी का ही मालूम था कि चांदी ही है, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि चांदी का नहीं है, ये तो तांबे का ही है। और ये सम्मान के साथ ठेस है कि भाई इतने साल 36 साल सर्विस करी और उसके बाद ये इस तरह सा धोखा हुआ। सारी जिंदगी काम करके अगर इस तरह का धोखा मिले तो कोई भी परेशान हो सकता है, लेकिन रेलवे के सरकारी सिस्टम को क्या, उनके लिए तो एक मामला है जो संज्ञान में आया है, वगैरह वगैरह। इसमें शिकायत प्राप्त होने पर जब ये मामला संज्ञान में आया तो इसकी जांच कराई जा रही है। सतर्कता शाखा द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जांच पश्चात जो भी रिपोर्ट आएगी इसमें संबंधित फर्म के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है और बजरिया थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। सोचिए, जिस कंपनी ने रेलवे के कर्मचारियों को धोखा दिया उसका नाम अफसर को भी नहीं पता, जबकि इतनी बड़ी चपत पश्चिम मध्य रेलवे को इंदौर की मेसर्स डायमंड बाइबल कंपनी ने लगाई है। रेलवे ने इस कंपनी से कुल 3631 चांदी के सिक्के भोपाल भेजे। हर एक सिक्के में करीब 2500 रुपए की ठगी देखी जा रही है। 23 जनवरी 2023 को इंदौर की फर्म बाइबल डायमंड को 3640 गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल सिक्के सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया था। 3631 सिक्के भोपाल के सामान्य भंडार में आए और आगे फिर बांटे गए। वो तो कर्मचारियों ने इन सिक्कों की जांच कराई और उनकी शिकायत पर अब रेलवे विजिलेंस हरकत में आई। भोपाल के थाना बजरिया में शिकायत दर्ज कराई गई। करारिया कोच फैक्ट्री डिपो विभाग द्वारा एक आवेदन दिया गया था। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि हमने गोल्ड प्लेटेड सिल्वर के सिक्के मंगाए थे जिसमें 99.9% सिल्वर होना चाहिए था। तो उन्होंने आवेदन में उल्लेख किया है कि उनके विजिलेंस विभाग ने जांच किया तो उसमें सिल्वर न निकल करके 99.9% में उसमें कॉपर निकला है। इस संबंध में जांच हेतु उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। तो जो भी जांच के दौरान जो दस्तावेज उनसे प्राप्त करना था, हमको दस्तावेज प्राप्त करने के लिए हमने उनको तहरीर दी है, रिमाइंडर भेजा कई बार, लेकिन अभी वो जो हमको दस्तावेज चाहिए जांच के दौरान अभी उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। तो साल 2023 में सिक्के खरीदे गए। इसी साल सिक्कों में गड़बड़ी का पता चला और जांच अधिकारी अब तक जरूरी दस्तावेज का इंतजार कर रहे हैं। इसे कहते हैं सरकारी काम, सरकारी जांच। लेकिन खबरदार करता सवाल पूरी जिंदगी रेलवे कर्मचारियों के भरोसे को लगे झटके का है, उनसे धोखे का है।
धर्मेंद्र साहू के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।